हेलो दोस्तों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग लूसेंट का जो है एमसीक्यू टॉपिक वाइज करा रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे विकास की अवधारणा। देखिए, विकास की अवधारणा का एक क्लास और हो चुका है, ये क्लास नंबर 2 है विकास की अवधारणा का। ठीक है, तो एमसीक्यू का जो लगातार सीरीज चल रहा है, आज उसका क्लास नंबर कौन सा है? 11वें नंबर का क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज फिर से बात करने वाले हैं विकास की अवधारणा के और क्वेश्चन जो है उसके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो देखिए, विकास के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन होते हैं उसको आपको बताना है। ठीक है भाई, तो क्या है देखिए, विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप में, दर में, अनुक्रम में या फिर सभी? तो देखिए, जो विकास का क्रम है लगातार होता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास लगातार होता रहता है। तो समय के साथ रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, दर मतलब जो विकास की दर है अलग अलग स्टेज में अलग अलग होते हैं। जैसे बाल्यावस्था में विकास की दर काफी तेज होती है, तो बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था में जो है विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, उसके बाद है, ये भी सही है, अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब है एक क्रम में पहले बच्चा क्या है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, पहले तुतलाता है, फिर अच्छे से बोलता है, तो इसको कहते हैं अनुक्रम। तो क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, अगला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक की विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? देखिए, एक माँ के गर्भ में बालक की अगर बात किया जाए तो पूर्ण रूप से विकसित होने में कितना दिन लगता है? तो देखिए, क्या कहते हैं, 9 महीने। तो इसी को दिनों में अगर काउंट किया जाए तो क्या हो जाएगा? 270 दिन, मतलब होता है आपका 9 महीना और 10 दिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 280 दिन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे, गर्भ में बालक विकसित होने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो ध्यान रखेंगे 280 दिन, 270 नहीं लगाएंगे। क्लियर है भाई? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 280 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, नवजात शिशु का भार होता है। देखिए, नवजात शिशु का जो औसत भार है ना, जरूरी नहीं कि सभी बच्चे का एक समान भार हो, अलग अलग हो जाता है, लेकिन एक एवरेज मानकर लगाया जाए तो क्या होगा? नवजात शिशु का जो भार होता है, नवजात शिशु मतलब आप सभी को पता है 0 से क्या होता है, 2 वर्ष। तो नवजात शिशु का जो भार होता है, वजन, ठीक है, वजन जो होता है लगभग कितना होता है? तो पाउंड में 7 पाउंड के आसपास होता है। ठीक है, कितना पाउंड होता है? लगभग 7 पाउंड। ठीक है भाई, चलिए, एक पाउंड बराबर होता है, एक पाउंड बराबर होता है 452 दशम केजी। ठीक है, ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राम। 452 ग्राम। ठीक है, तो एक पाउंड बराबर क्या हो जाता है? 452 ग्राम। ध्यान रखेंगे, आप इसको किलो में भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 3.5 किलो के आसपास आएगा। ठीक है, 3.5 से 4 के बीच में। तो क्या हो जाएगा? 7 पाउंड, या फिर एक पाउंड का मतलब कितना है? 452 दशमलव। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विकास, निम्नलिखित में से किसका विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? तो उपयुक्त में से, ऑप्शन चारों में से कौन सा जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कौन सा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए, विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही भाई। विकास जो है लंबवत न होकर क्या होता है? वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही कथन है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। फिर है आपका, विकास निरंतर होता है, ये भी कथन सही है। विकास लगातार होता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। तो क्या हो जाएगा? तीनों कथन बिल्कुल सही है। फिर संबंधित नहीं है पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा? विकास मशीनी प्रक्रिया है। विकास क्या मशीनी प्रक्रिया है? बिल्कुल गलत, विकास कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन है फिर,
वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या फिर पाउंड। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा? वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक, वृद्धि अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, और क्या हो जाएगा? बहुत सारा चीज वृद्धि के अंतर्गत आता है, किसी का शरीर जल्दी जल्दी ग्रोथ होना, तो ये सब क्या है? वृद्धि का ही रूप है। तो देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक पूछे तो पर्यावरण बिल्कुल सही है, क्या है? कारक है। फिर है स्वास्थ्य, ये भी है। आहार है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इसके जगह में क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी। चलिए, ठीक है, तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है, तो क्या हो जाएगा? कारक का मतलब होता है जो जिससे क्या है? वृद्धि प्रभावित होता है। तो पर्यावरण से बिल्कुल प्रभावित होता है। अलग अलग तापमान है, जिस एरिया में लोग निवास करते हैं वहां का तापमान अपने हिसाब से वहां के व्यक्ति को ही सूट करता है ना। जैसे अगर किसी ठंडे प्रदेश के व्यक्ति को गर्म प्रदेश में रहने के लिए लाया जाए तो उसका विकास है क्या हो? विकास या वृद्धि जो है वो अवरुद्ध होने लगेगा। ठीक है, वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अगर बार बार किसी बच्चे या फिर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर खराब हो तो भी उसकी वृद्धि जो है वो क्या है? प्रभावित होती है। वहीं आहार, अगर आहार ही सही नहीं मिलेगा तो हो सकता है वो कुपोषण का शिकार हो या फिर और किसी चीज का शिकार हो, तो इससे भी क्या हो जाएगा? उसकी जो वृद्धि है वो क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला है फिर विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया है? विकास कहां से शुरू होता है? शैशवावस्था अर्थात गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रसव पूर्ण अवस्था से। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रसव पूर्ण अवस्था से ही चालू हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था से, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रसव पूर्ण अवस्था से। चलिए, 0 से 2 वर्ष को क्या कहा जाता है? 0 से 2 वर्ष को ध्यान रखना क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है ना। तो जब माँ के गर्भ में बालक रहता है उसको क्या कहते हैं? माँ के गर्भ में बालक रहता है उसको क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, अगला है फिर संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास की निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित मतलब क्रमानुसार, है ना। व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ठीक है, प्रश्न का रिलेशन किस ऑप्शन से आपको बताना है। तो क्या है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय से स्वायत्त की ओर अग्रसर होता है, या फिर विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या फिर विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो देखिए, यहां आप ध्यान देंगे तो क्या पूछा है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब क्रमानुसार। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्रमिक होता है मतलब क्रमानुसार होता है। विकास क्या है? क्रमानुसार मतलब पहले बच्चे छोटा रहता है तो सबसे पहले क्या होता है? पहले जब चलना स्टार्ट करते हैं तो पहले धीरे धीरे किसी वस्तु को पकड़कर या किसी अलमारी, टेबल, कुर्सी को पकड़कर क्या होता है? खड़ा होना सीखता है। फिर धीरे धीरे पैर को चलना सीखता है, उठा उठाकर हल्का हल्का। फिर एक समय आता है कि बच्चे पूर्ण रूप से खुद से चलना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हो जाता है? क्रमानुसार होता है। तो इसी को आपको पूछा है, व्यवस्थित प्रस्तुति क्या हो जाता है? विकास सापेक्ष जो है क्रमानुसार होता है। क्लियर है भाई? चलिए, अगला है फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत है। फिर है सभी का विकास दर समान नहीं होता, बिल्कुल सही है भाई। देखिए, सभी का विकास दर, आपको विकास दर पूछा है ना, क्रम नहीं पूछा है। यहां ध्यान देंगे, क्रम और दर दोनों में अंतर है। क्रम का मतलब होता है कि एक लगातार क्रम में, ठीक है, बच्चे पहले चलना सीखता है फिर दौड़ना सीखता है, तो ये क्या है? क्रम है। लेकिन दर क्या है? दर का मतलब है कि कोई बच्चे जल्दी से चलना सीख जाता है, कई बच्चे देरी से कोई बच्चे 8 महीने में चलना सीख जाता है, तो कई बच्चे को क्या लगता है? 10 महीने लग जाता है चलना सीखने में। तो ये जो क्या है वो इसका चलना क्या है? ये कहलाता है दर। ठीक है, जो विकास का दर कहलाता है। तो सभी
का विकास दर समान नहीं होता, ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है भाई, वही विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत है। विकास जो है क्या है, वृत्ताकार होता है। फिर है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत है। विकास लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या फिर मेरा विद्यालय। तो देखिए नर्सरी कक्षा मतलब एक एवरेज बच्चे की बात किया जाए तो 0 से 3, मतलब 3 वर्ष के बच्चे कहाँ नर्सरी में जाना चालू कर देते हैं। आजकल 2.5 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे को कहाँ नर्सरी स्कूल में भेजना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो देखिए मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या फिर मेरा विद्यालय। तो देखिए नर्सरी वर्ष 3 वर्ष के बच्चे जो भी सीखा रहता है, कहाँ से सीखा रहता है, अपने परिवार से ही सीखा रहता है। मुख्य रूप से ज्यादातर कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से, क्योंकि 2.5 से 3 वर्ष के बच्चे कहाँ ना अकेले कहीं जाते हैं ना कहीं घूम सकते हैं, क्या नहीं सीखते, क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो कहाँ से सीखता है, जो भी सीखता है अपने परिवार से ही सीखता है। क्लियर है भाई, थोड़ा बहुत दोस्त यार पड़ोस से भी सीखता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें क्या लेना है, मेरा परिवार अर्थात परिवार से। ठीक है भाई, चलिए अगला है फिर, माँ बाप के साए से बाहर निकल, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने से संबंधित है। देखिए किस उम्र के बालक जो है अपने माता पिता से दूर या फिर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घूमना फिरना रहना खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था। तो देखिए 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था होता है आपका, 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, उसके बाद होता है 7 से लेकर 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है भाई, उत्तर बाल्यावस्था। फिर हो जाता है आपका 13 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक पूर्व पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद है 18 से लेकर आपका होता है 21 वर्ष, क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था। क्लियर है भाई, तो ये है आपका। तो किस उम्र के बच्चे जो है अपने माता पिता से दूर रहकर संगी साथियों दोस्त यारों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ध्यान देंगे जब बच्चा क्लास 6 में, जब बच्चा क्या है क्लास 6 में आता है तो उस समय लगभग उसकी उम्र कितनी होती है, 13 वर्ष के आसपास। ठीक है, तो इस समय जो बच्चे क्या है हल्का सा उनमें हार्मोन्स चेंजेस आने लगता है और उनका जो जो क्या है बोली आवाज में भारीपन आने लगता है। ठीक है, वहीं चिड़चिड़ापन भी साथ में आने लगता है। ठीक है, बच्चों में। तो ये क्या होता है, कौन सा अवस्था हो जाएगा आपका, पूर्व किशोरावस्था। क्या होगा इसका राइट आंसर, पूर्व किशोरावस्था। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे पूर्व किशोरावस्था। चलिए अगला है फिर, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से। चलिए आप लोग बनाएंगे इसको, क्या होगा इसका राइट आंसर भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से। तो देखिए विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से। तो क्या होगा, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या फिर परिणाम। इसका राइट आंसर क्या होगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, प्रतिक्रिया अर्थात रिएक्शन से। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। क्या है, परिवेश का समर्थन करता है। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। या फिर पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों की औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। या फिर एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी
बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो देखिए हमें क्या बताना है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश अर्थात उसके रहन सहन की भूमिका का समर्थन करता है। इसके अनुसार से इसका राइट आंसर क्या है, पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्राप्तांक में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला है फिर, विकास विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो देखिए अत्यधिक दबाव का काल, तनाव का काल, चिड़चिड़ा या फिर दोस्तों के साथ रहना, परिवार से अलग रहना, यह सब किस में आता है, किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था का दो रूप होता है, एक होता है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा होता है उत्तर किशोरावस्था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पूर्व किशोरावस्था। आपको ऑप्शन में पूर्व किशोरावस्था नहीं दिया है तो क्या होगा इसका राइट आंसर, किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला है फिर, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। देखिए जब बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, 2.5 साल 3 साल के बच्चे जब नर्सरी क्लास में जाता है तो क्या होता है, उस समय बच्चे बहुत छोटा रहता है, पहली बार क्लास जा रहता है तो हल्ला मचाता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं रहता है ना, क्या होता है कि क्लास क्या है, ये सब जब धीरे धीरे फिर वो सीखता है। तो क्या होगा, जब वही बच्चा क्या है 2 साल बाद प्रारंभिक कक्षा क्लास 1 में जाता है, तब उनकी जो शारीरिक उसके जो क्या है, एक क्लास टीचर के प्रति और स्कूल की समझ के प्रति समझ विकसित हो जाती। तो उस समय जो उसमें व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार होता है वो किसके कारण होता है, विभेद एवं एकीकरण के विकास के लक्षण के कारण। विभेद एवं एकीकरण का मतलब है कि उसको अब समझ आ गया है कि स्कूल में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, चिल्लाना है नहीं चिल्लाना है, क्लास टीचर क्या है, क्लास में क्या बोलना है, क्लास में रहना कैसे, खेलना कैसे, ये सब क्या है उसको ज्ञान होने लगता है। तो क्या हो जाता है, विभेद एवं एकीकरण के लक्षण जो है उसमें जागृत हो चुका है होता है। ठीक है, वो हो चुका होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला है फिर, शिक्षण का विकासात्मक परिक्षेप शिक्षकों से यह मांग करता है। देखिए शिक्षण का जो विकासात्मक परिक्षेप है शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या करें। देखिए इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संख्यात्मक हो। बिल्कुल गलत है, केवल शब्द होता है लगभग, वो आपका आंसर से बाहर हो जाता है। ठीक है, फिर है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि देखिए कठोर अनुशासन भी छोटे बच्चे के लिए आप कितना कठोर अनुशासन बनाएंगे, ये भी गलत है। फिर है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों को अनुकूल करें, यह सत्य हो सकता है। फिर है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, गलत है। ठीक है, विभिन्न मतलब सभी बच्चे जिनका अलग अलग विकासात्मक गुण है सभी को एक समान शिक्षा दिया जा सकता है क्या, नहीं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, विकासात्मक कारकों को ज्ञान के अनुसार अनुदेश युक्तियों का अनुकूलन करना चाहिए। देखिए मतलब जो बच्चे को जितना ज्यादा ज्ञान है या जितना कम है उसके हिसाब से उसको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर वो बच्चा क्या है समझ सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए ज्यादा शिक्षित बच्चे के अनुसार से कम शिक्षित बच्चे को आप शिक्षित करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं समव्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। मतलब एक बच्चे जो है निम्न में से कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं के एवं समव्यवहारों के बारे में जानकारी, बच्चों की जो है बाल्यावस्था के बारे में सबसे ज्यादा जो जानकारी है वो कहाँ से मिलता है। तो देखिए भाई बहन एवं अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता, तो माता पिता एवं भाई बहन। तो क्या होगा भाई, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अवधि के दौरान उन भूमिकाओं
एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता एवं भाई बहन को ही बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा पता रहेगा कि वो क्या बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो सबसे ज्यादा बाल्यावस्था का मतलब क्या है? 0 से लेकर क्या है 2 से लेकर 6 और 7 से लेकर आपका होता है 12 अवस्था। तो इसके बारे में सबसे ज्यादा किसको पता रहेगा? उनके घर के सदस्य अर्थात माता पिता एवं भाई बहन को। चलिए अगला है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अभी आप लोगों को बताया था क्या है, बाल्यावस्था का 2 रूप है, एक होता है 0 से 6 वर्ष और दूसरा होता है बार बार 0 6 होता है ना, 2 से 6 वर्ष और है तो है आपका 7 से 11 अवस्था। तो क्या लिखा है? परवर्ती। ध्यान रखेंगे ये परवर्ती है ना, परवर्ती है। क्या है ये? परवर्ती है। ठीक है, परवर्ती है। और मैंने आपको बताया था पूर्व बाल्यावस्था। क्या बताया था? पूर्व बाल्यावस्था। ये होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। और इसको बताया था आपको उत्तर बाल्यावस्था। क्लियर है भाई? अब यहाँ कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। परवर्ती का मतलब पूर्व नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। परवर्ती का मतलब होता है उत्तर। परवर्ती का मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब होता है उत्तर। ध्यान रखेंगे क्या होता है? उत्तर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। ठीक है, यहाँ 7 नहीं है लेकिन यही आपको लेना है। क्या होगा? 6 से 11 वर्ष। ठीक है, देखिए क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 होता है, फिर 6 से 11 या फिर 7 से 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 11 वर्ष। 11 वर्ष परवर्ती अर्थात उत्तर। ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई? चलिए अगला है फिर, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या करें? विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ठीक है, क्या हो जाए? विभिन्न विकास, अलग अलग विकास वाले बच्चों के साथ अलग अलग रूप से क्या करना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए एक क्लास टीचर को। चलिए अगला है फिर, शैशव काल की अवधि होती है। शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो शैशव काल की अवस्था क्या होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ध्यान रखेंगे जन्म से लेकर 2 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर, विकास से विशिष्ट खाली स्थान की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है क्या होता है भाई? सामान्य से क्या है? नहीं दिख रहा है, किसमें है? हाँ, विकास से विशिष्ट खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है सामान्य से, क्या होगा इसका राइट आंसर? सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास से वृष्टि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो किसमें है? विशिष्ट एवं सामान्य। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विकास विशिष्ट से सामान्य। तो यहाँ पहले सामान्य आएगा फिर विशिष्ट आएगा। ऑप्शन में आपको आगे पीछे दिया है ना, तो क्या होगा? फिर भी आपका आंसर जो है यही होगा। क्लियर है भाई? तो ध्यान रखेंगे क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य या फिर सामान्य से विशिष्ट होगा। ध्यान रखेंगे है ना, सामान्य से विशिष्ट होगा। क्लियर है? सामान्य से विशिष्ट। ठीक है भाई? चलिए तो इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को क्या है? संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति को क्रम को सुगम बनाते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है ना। क्या हो जाएगा? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास, सहयोग देना,
सहभागी अधिगमन अधिगम या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो देखिए जब वयस्क जो है क्या है, सामंजस्य कर लेते हैं, वर्तमान जो सामाजिक या फिर अपने जो आसपास के पड़ोस के माहौल से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो वे बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के अनुसार स्तर के प्रदर्शन को तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, सहयोग देना। क्या हो जाएगा, सामंजस्य स्थापित करना किसी चीज में, या फिर किसी दो व्यक्ति में किसी चीज के लिए मतभेद हो, या तो आप उसके साथ अगर उसके मतभेद होने के बावजूद भी उस काम को करने में आप सहमति प्रदान कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप सहयोग दे रहे हो, मतलब आप मदद कर रहे हो उनका, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सहयोग देना। चलिए अगला है, फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है, अकेंद्रित, समाजीकृत अकेंद्रित, जीववादी, समाजीकृत या फिर परिपक्व अपरिपक्व। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है क्या है, समाजीकृत के बजाय क्या होती है, अकेंद्रित होती है। क्या होती है, अकेंद्रित होती है। मध्य बाल्यावस्था आपका क्या हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष या फिर 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो इसमें मध्य बाल्यावस्था में जो है बच्चे क्या समाज के प्रति केंद्रित होते हैं क्या, उस समय समाज के बारे में, समाज से उनको लेना देना रहता है क्या, बहुत कम। उस समय उसको खेलने कूदने के अलावा दूसरा चीज नहीं आता है। तो उस समय जो होता है मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है समाजीकृत के बजाय क्या होते हैं, अकेंद्रित होते हैं, मतलब समाज के प्रति उनका कोई ध्यान उस समय ज्यादा नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा, समाजीकृत के जगह अकेंद्रित होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है। तो देखिए विकास और अधिगम मतलब सीखना, है ना। तो जो विकास है, विकास अधिगम के बीच क्या है, विकास अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से संबंधित है। क्यों संबंधित है भाई, कोई विकास हो रहा है, मतलब विकास जो है कहां से, गर्भ से लेकर कहां तक होता है, मृत्यु तक। तो उसी समय उसी बीच में आपका जो है क्या होता है, उसी बीच में आप सीखते भी हैं कि अलग से, उसी समय में होता है ना, जब विकास हो रहा है तो उसी समय आप सीख भी रहे हैं, जब बड़े बार रहे हैं तो वातावरण को देखकर, अपने फैमिली को देखकर, तो हर चीज को आप सीख रहे हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है, ना कि क्या है, अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिगम और विकास एक अंतर जटिल तरीके से क्या है भाई, संबंधित है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए विकास का एक सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए विकास केवल, देखिए मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, केवल शब्द आ गए मतलब लगभग 90% चांस है कि वो ऑप्शन आपका गलत है। विकास संबंधित नहीं है पूछा है वैसे भी, है ना आपको। तो क्या है, विकास केवल सांस्कृतिक और शासित निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है भाई। देखिए विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। वंशक अनुक्रम मतलब माता पिता से जो अनुवांशिक लक्षण आता है उसकी से विकसित होता है, बच्चे में कुछ गुण अपने माता पिता दादा दादी का रहता है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अर्थात अपने आस पड़ोस के माहौल को देखकर बोलना चलना रहना सीखना, ये भी उसी को प्रभावित करता है। विकास संशोधनीय योग्य है, विकास बिल्कुल संशोधनीय योग्य है। तो क्या होगा, तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो आपको पूछा क्या, सिद्धांत नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्या होगा, विकास केवल, देखिए यहाँ केवल आया है ना, केवल संस्कृति से संबंधित है बोला है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला है, फिर निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण शिक्षण विधियों में सक्षमता और, देखिए क्या पूछा है आपको, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर मतलब जीरो से क्या है, पहली क्लास से लेकर 5th क्लास के जो क्लास टीचर या फिर बच्चे,
निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मतलब जो एक प्राइमरी स्कूल के क्लास टीचर हैं या शिक्षक है, उनके लिए सबसे ज्यादा जो गुण है वो क्या होना चाहिए? शिक्षण विद्यार्थियों के समक्ष और विषय का ज्ञान, बिल्कुल सही है, विषय का ज्ञान होना बिल्कुल जरूरत है। फिर है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। उच्च मानक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? छोटे बच्चे को आप कितना उच्च मानक भाषा के बताओगे? आपको उनको लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा और जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग सिखाओगे। फिर है पढ़ाने की उत्सुकता, पढ़ाने की उत्सुकता रहना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है धैर्य और लगन। लेकिन आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है इसमें से भी आपको सबसे ज्यादा जो गुण होना चाहिए क्लास टीचर में, वो गुण कौन से होना चाहिए? तो वो गुण होना चाहिए धैर्य और लगन। क्यों धैर्य और लगन होना चाहिए? क्योंकि आप पहली से लेकर 5वीं के बच्चे के पढ़ा रहे हैं, जिनका उम्र लगभग 6 से लेकर 11 वर्ष, 12 वर्ष है। और 6 से लेकर 11 वर्ष के बच्चे बहुत ही क्या है, नटखट होते हैं, इधर उधर खेलने कूदने दौड़ भाग में ज्यादातर क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। आप कितना भी मना कर लो, बच्चे आपकी बात सुनने में आनाकानी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? धैर्य और लगन। क्या होगा इसका राइट आंसर? धैर्य और लगन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में आ गए हैं, 30 क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत आपको बताना है कौन कौन सा होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल गलत भाई, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती है, यह भी बिल्कुल गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं क्या है? अंतर संबंधित, एक दूसरे से रिलेटेड लगा जुड़ा हुआ रहता है। फिर है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा भाई? क्या पूछा आपको? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो क्या हो जाएगा? देखिए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बिल्कुल सही है भाई। क्यों सही है? मैंने आप लोगों को बताया, विकास दर का मतलब होता है कई बच्चे 8 महीने में चलना सीखता है, तो कई बच्चे 10 महीने में चलना सीखता है। तो सभी में जो विकास का दर है अलग अलग होता है। तो यही हमारा बिल्कुल सही है, सभी में विकास दर समान नहीं होता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए, विकास हमेशा रेखीय होता है, गलत है। विकास हमेशा वृत्ताकार होता है। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते, यदि विद्यार्थी जो है पाठ में रुचि ना लेते हो, तो शिक्षक को चाहिए कि वह, अगर बच्चे छोटे बच्चे हैं क्लास में पढ़ने के लिए मना करते हैं, नहीं पढ़ेंगे करके, है ना, तो उस समय एक क्लास टीचर को रुचि नहीं लेते हैं ना, बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते, तो क्लास टीचर को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, या फिर कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। देखिए, आपको बच्चे को पढ़ाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे में कार्यक्रम कुछ भी करने लगे, नहीं कर सकते, है ना। तो क्या है, विद्यार्थी पाठ में रुचि ना ले तो उसको क्या करना चाहिए? आपकी जो शिक्षण विधि है, पढ़ाने की जो तरीका है, उसको आपको क्या कर देना चाहिए? बदल देना चाहिए एक क्लास टीचर को। तो किसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण विधि बदल देवे। क्लियर है भाई? चलिए अगला है, फिर बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के जो विकास है ना, छोटे बच्चे में जो विकास होता है, विकास के जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उसको समझने में एक क्लास टीचर, एक शिक्षक को किस तरह से मदद करता है। तो देखिए, विकास शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। मतलब एक शिक्षार्थी को, एक क्लास टीचर को बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा बच्चा कितना शिक्षित है और उसको क्या पढ़ाना चाहिए और कौन से लेवल में पढ़ाना चाहिए, यह उनको क्या होना चाहिए? समझना में सहायता करता है। क्या है? बाल विकास इन सिद्धांतों में क्या है? समझने में सहायता करता है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या औचित्य है स्थापित करना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई? चलिए अगला है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास, निम्नलिखित में से कौन सा
वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत से क्या है, संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर समन्वय का सिद्धांत। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास से तो निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल संबंध है। वर्गीकरण का सिद्धांत, देखिए व्यक्तित्व का सिद्धांत भी संबंध है क्योंकि व्यक्ति के बारे में ही विकास और वृद्धि होता है। तो ये भी समन्वय का सिद्धांत भी सही है क्योंकि अलग अलग बच्चे में अलग अलग तरीके से क्या होता है, विकास होता है। तो समन्वय भी स्थापित करना पड़ता है, समाज के प्रति समन्वय स्थापित होता है, उसके बोलचाल रहन सहन। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें आएगा आपका वर्गीकरण का। वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो क्या है, वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज शेयर भी कीजिए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। बिल्कुल सही है, विकास की गति एक व्यक्ति में दूसरे से भिन्न होती है, सही है। किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किंतु यह हर व्यक्ति में जो क्या है, विकास का दर अलग अलग होता है, लेकिन यह एक किसी नियम को, क्रम को फॉलो करता है। वह अव्यवस्थित होता है, बिल्कुल गलत। विकास का जो क्रम है लगातार और निरंतर क्रम के अनुसार होता है ना। अप्रत्याशित होता है, बिल्कुल गलत। क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। जो विकास की दर है, जो विकास की दर अलग अलग होता है, लेकिन विकास का क्रम क्या है, सभी में समान होता है। विकास का क्रम सभी में समान होता है। मैंने आप लोगों को बताया है क्रम, विकास का क्रम मतलब होता है, विकास का क्रम होता है, पहले बच्चा क्या है, पहले क्या है, चलना सीखता है, चलना सीखता है, उसके बाद ही दौड़ना सीखता है। ये है इसका विकास का क्रम। अगर यही बच्चा चलना, एक बच्चा 9 महीने में सीख रहा है, दूसरा बच्चा 10 महीने में, तो ये क्या हो जाएगा, उसका क्रम क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, दर कहेंगे। ये इसको क्या कहेंगे, दर कहेंगे, है ना। क्योंकि अलग अलग समय में सीख रहे हैं तो ये दर कहलाता है और ये क्रम कहलाता है। 9 महीने में जो बच्चा चलेगा वो भी पहले चलना सीखेगा फिर दौड़ना, और 10 महीने में जो बच्चा चलना सीखेगा वो भी पहले चलना ही सीखेगा फिर दौड़ना सीखे। तो ये होता है उसका क्रम और ये होता है उसका दर। क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उसका जवाब आपको रिप्लाई कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।